गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे कंपनी के समामेलन के प्रभाव की। यानी कंपनी का जब समामेलन हो जाता है तो उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है या उसका स्वरूप किस प्रकार का हो जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की संशोधित धारा 9 में कंपनी के समामेलन के कुछ प्रभावों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ न्यायिक निर्णयों में समामेलित कंपनी के प्रभावों का उल्लेख किया गया है। वो इस प्रकार है। जब कंपनी का समामेलन हो जाता है तो उसका स्वरूप निगम या उसका जो व्यक्तित्व है या निगम निकाय है उसका जन्म माना जाता है, उसके रूप में उसको समझा जाता है। समामेलन के कारण प्रत्येक कंपनी अपने समामेलन के प्रमाण पत्र में लिखित तिथि से ही सीमा नियम में उल्लेखित नाम से एक निगमीय व्यक्तित्व या निगम निकाय का अस्तित्व माना जाता है। कंपनी के समामेलन की तिथि से ही एक नई निगमीय संस्था का जन्म हो जाता है। समामेलन की तिथि से ही कंपनी को अपने निर्माण करने वाले सदस्यों से पृथक अस्तित्व प्राप्त हो जाता है। कानून इसका अपने सदस्यों से पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व मानता है। इसमें कानून के अधीन एक समामेलित कंपनी का पृथक अस्तित्व है, चाहे उसे लगभग सभी अंश किसी एक ही व्यक्ति द्वारा धारित किए हुए ही क्यों न हो। इस मामले में सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का मामला उल्लेखनीय है। कंपनी का स्वतंत्र एवं पृथक अस्तित्व तब भी बना रहता है चाहे कंपनी उसकी संपूर्ण अंश पूंजी केंद्रीय सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार द्वारा ही क्यों न लगाई गई हो तथा उसके सभी अंश राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा धारित ही कर रखे हों। ये मामला हैवी इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का 1970 में सुप्रीम कोर्ट में आया था। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि अब भारत में भी एक व्यक्ति कंपनी का भी समामेलन होता है तथा उस कंपनी का भी अपना निर्माण करने वाले एकाकी सदस्य से पृथक अस्तित्व हो जाता है। निश्चित नाम समामेलन के बाद या समामेलन की तिथि से ही कंपनी उस नाम से जानी एवं पहचानी जाती है जिस नाम का उल्लेख उसके समामेलन के प्रमाण पत्र में किया गया है। सभी कार्य करने की क्षमता, प्रत्येक कंपनी अपने समामेलन की तिथि से ही वे सभी कार्य करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है जो एक समामेलित कंपनी कर सकती है। यानी एक समामेलित कंपनी अपने सीमा नियम एवं अंतर नियमों की सीमा में आने वाले प्रत्येक कार्य को कर सकती है। अतः एक समामेलित कंपनी माल एवं संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकती है, बैंक में खाता खोल सकती है, दूसरों पर वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा दूसरे भी इस पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कंपनी किसी नागरिक के कार्यों को नहीं कर सकती है तथा उसे देश के नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इसका अविच्छिन्न उत्तराधिकार। यानी एक समामेलित कंपनी को अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है। अविच्छिन्न उत्तराधिकार से तात्पर्य ये है कि इस कंपनी के अंश जो है जिस व्यक्ति के पास में होंगे वो उसका उत्तराधिकारी होगा और ये लगातार चलता रहेगा, कंपनी का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है सार्वमुद्रा। प्रत्येक समामेलित कंपनी चाहे तो अपनी एक कॉमन सील रख सकती है, ये ऑप्शन दिया है इस 2013 अधिनियम में।
नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जिस उद्देश्य के लिए या जो सबसे बड़ा इस कंपनी अधिनियम का या कंपनी निर्माण का जो लाभ मिलता है, जिससे लोग आकर्षित होते हैं और सबसे ज़्यादा इसी के कारण लोग जो है कंपनी का समामेलन करवाते हैं, वो है सीमित दायित्व। जब कंपनी का समामेलन हो जाता है तो कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों पर अदत्त राशि तक ही सीमित होता है। कंपनी कभी भी उनसे इस अदत्त राशि से अधिक की मांग नहीं कर सकती। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की दशा में कंपनी के सदस्यों से अधिकतम उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि ही मांग सकती है। ये राशि भी कंपनी के समापन की दशा में ही मांगी जा सकती है। नेक्स्ट है इसका पृथक संपत्ति। कंपनी की अपने सदस्यों से पृथक संपत्तियां होती है। कंपनी की संपत्तियों पर कंपनी का अधिकार होता है, न कि अंशधारियों या सदस्यों का। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने तो यहाँ तक कहा है कि कोई भी अंशधारी कंपनी की संपत्तियों का आंशिक स्वामी भी नहीं होता है। सदस्य केवल समय समय पर घोषित लाभांश ही प्राप्त कर सकते हैं। समापन की दशा में भी सभी दायित्वों एवं ऋणों के भुगतान के बाद यदि कुछ संपत्तियां शेष बचती है तो उन्हें अंशधारियों में बांटा जा सकता है। इसी प्रकार सदस्यों के दायित्व एवं संपत्तियां भी सदस्यों की ही होती है, न कि कंपनी की। नेक्स्ट है इसका वाद योग्यता। समामेलन के बाद कंपनी अपने सदस्यों एवं बाह्य पक्षकारों पर अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकती है। इसी प्रकार सदस्य तथा बाह्य पक्षकार भी कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपनी तथा सदस्यों के बीच अनुबंध। कंपनी के समामेलन का परिणाम यह भी होता है कि कंपनी तथा इसके सदस्यों के बीच एक अनुबंध का निर्माण हो जाता है। जब कंपनी के निर्माण के समय कंपनी के सदस्य पार्षद सीमा नियम तथा अंतर नियमों पर हस्ताक्षर करते हैं तो स्वतः ही कंपनी तथा इसके सदस्यों के बीच अनुबंध का निर्माण हो जाता है तथा वे एक दूसरे को जोड़ते हैं या एक दूसरे को एंगेज करते हैं, बद्ध करते हैं। नेक्स्ट है इसका समामेलन की त्रुटियों पर पर्दा। समामेलन का प्रमाण पत्र इस बात का अकाट्य प्रमाण होता है कि कंपनी के समामेलन के संबंध में सभी वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा कर दिया गया है। अतः समामेलन हो जाने के बाद उन सभी त्रुटियों या कंपनियों पर उंगली भी नहीं उठाई जा सकती है जो समामेलन की प्रक्रिया में रह गई थी। नेक्स्ट है इसका समामेलन निरस्त नहीं, यानी कभी भी कंपनी के पंजीयन या समामेलन हो जाने के बाद उसे निरस्त नहीं किया जा सकता। यदि किसी कंपनी का पंजीयन किन्हीं अवैधानिक उद्देश्यों के लिए हो गया हो तो भी उसके पंजीयन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए कंपनी का समापन ही करना पड़ता है। तो इस तरह से जब एक कंपनी का समामेलन हो जाता है तो उसके बाद उसका जो प्रभाव उसके अस्तित्व का पड़ता है वो इस प्रकार है। जब कंपनी का समामेलन हो जाता है तो उसको एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है व्यवसाय आरंभ, यानी व्यवसाय का जो आरंभ है वो कब से माना जाता है, यानी कंपनी अधिनियम के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कंपनी का अपना समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के साथ ही अपने व्यवसाय या जो कारोबार है उसके संचालन के
लिए वो हकदार हो जाती है। कंपनी के समामेलन के पश्चात किसी भी कंपनी को अपने व्यवसाय को आरंभ करने के लिए अन्य किसी भी औपचारिकता का पालन नहीं करना पड़ता है। यदि कोई कंपनी अपने समामेलन के 1 वर्ष के भीतर अपने व्यवसाय को आरंभ करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार उस कंपनी के नाम को कंपनियों के रजिस्टर से हटाने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। इस तरह से कंपनी के समामेलन का जो प्रभाव पड़ता है और जो समामेलन के बाद जो उसका स्वरूप होता है उस बारे में आज चर्चा की। इसके आगे नेक्स्ट लेंगे। धन्यवाद।